हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली है सामाजिक विज्ञान की क्लास, जो आपके पेपर सेकंड में काफ़ी उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि इनके पास में पेपर सेकंड में सामाजिक विज्ञान है, उनके लिए ये क्लास रामबाण रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। तो लगातार आपको क्लास में बने रहना है और सभी क्वेश्चनों के सटीक और सही आंसर देने की कोशिश करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी की सतह पर स्थलीय और जलीय भाग का सही अनुपात क्या है। फटाफट आंसर करेंगे। स्थलीय और जलीय भाग का सही अनुपात आपको बताना है। क्या यहाँ पर हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारी पृथ्वी की सतह है, यानी कि जो स्थल भाग है वो है 29% और जो जलीय भाग है वो है 71%, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के बारे में सही है। बात की जा रही है अक्षांश रेखाओं की। पहला ऑप्शन है, ये ध्रुवों से होकर गुजरती हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये सभी समान लंबाई की होती हैं। चौथा ऑप्शन है, ये केवल गोलार्ध को दर्शाती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षांश रेखाएं ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है इन 4 ऑप्शनों में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं कहलाती है। फटाफट आंसर करेंगे। मौसम संबंधी घटनाएं इनमें से किस परत में होती हैं? क्या समताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर बहिर्मंडल है? तो हमें पता है कि हमारी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून पवनों की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है पृथ्वी का परिक्रमण। दूसरा ऑप्शन है भूमि और जल के ताप में अंतर। तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय बाधाएं। चौथा ऑप्शन है महासागरीय धाराएं। आंसर करते हुए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के पास में। फटाफट शेयर कर दीजिए जिनको भी सीटेट का एग्जाम देना है और उनके पास में एसएसटी है इस बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और जल के ताप में अंतर होता है, इसीलिए मानसून पवनों की दिशा बदल जाती है। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव संसाधन शब्द का सही अर्थ क्या है? एनसीईआरटी कक्षा 8 के अनुसार आपको बताना है। आपका मानव संसाधन पाठ दिया है कक्षा 8 में एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से आपको बताना है मानव संसाधन शब्द का सही अर्थ क्या है। केवल शिक्षित लोग, केवल कार्यशील जनसंख्या, जनसंख्या की कुल संख्या या फिर लोगों का ज्ञान कौशल और क्षमता। मानव संसाधन का आपको सही अर्थ क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लोगों का ज्ञान कौशल और क्षमता जो है मानव संसाधन शब्द का सही अर्थ यहाँ पे बताया गया है कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब में। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? क्या जलवायु है, स्थलाकृति है, भाषा है या फिर मिट्टी है? आंसर फटाफट आप लोग कर दीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है, बेरिंग जल डमरू मंडल किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग जल डमरू मंडल किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और यूरोप को, यूरोप और अफ्रीका को, एशिया और उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मंडल अलग करता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिएगा। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ओरोग्राफिक वर्षा या फिर शीत वर्षा। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को कहा जाता है ओरोग्राफिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है, ओरोग्राफिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वनों की कटाई का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है
मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, जबकि तीसरा ऑप्शन है जैव विविधता में कमी आ जाएगी, जबकि चौथा ऑप्शन है वर्षा में स्थिरता हो जाएगी। वनों की कटाई का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जैव विविधता में कमी हो जाएगी। जैसे जैसे वन कटते जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता में कमी होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर ऊर्जा? तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सारे गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? बात की गई है पृथ्वी के घूर्णन की। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है ऋतु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है दिन और रात का होना, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा का वितरण, जबकि चौथा ऑप्शन है वायु दाब की पेटियां। तो बताइए प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न में से किसके ऊपर पड़ता है? तो पृथ्वी के घूर्णन का दिन और रात होने पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को विशेष अक्षांश क्यों माना जाता है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन है, कर्क रेखा को विशेष अक्षांश क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सा कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व का प्रमुख कारण है? अधिक वर्षा? नहीं। उपजाऊ मिट्टी? नहीं। जल की कमी और कठोर जलवायु? खनिज संसाधन की अधिकता? नहीं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम किस लिए है, ये यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर जल की कमी होती है और जलवायु कैसी होती है? कठोर होती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस के कारण पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस के कारण पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो यहाँ पर आपका सही सही जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा समताप मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से बनने वाली स्थलाकृत को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर कीजिएगा एक बार। जो नदियाँ अवसाद यानी कि मलबा बहा करके लाती हैं, उसके द्वारा जो स्थलाकृत बनती है, जो आकृतियाँ बन जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या पठार कहा जाएगा, घाटी, मैदान या फिर पर्वत? तो पर्वत, मैदान और पठार कुछ नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं मैदान, यहाँ पर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। घाटी नहीं होगा, घाटी का मीन्स होता है खाई। पठार नहीं होगा, पर्वत नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का कारण पूछा गया है। क्या पृथ्वी का झुकाव है, समुद्री धाराएं हैं, स्थल और जल के ताप में अंतर है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ है? तो क्वेश्चन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थल और जल के ताप में अंतर होता है, तब क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण होता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है सीमित मात्रा में उपलब्ध है, दूसरा ऑप्शन है इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन है इनका उपयोग पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, जबकि चौथा ऑप्शन है ये केवल खनिज संसाधन होते हैं। तो सही यहाँ पर कथन आपसे पूछा गया, इन चारों में से कौन सा सही रहने वाला है नवीकरणीय संसाधनों के बारे में? इनका उपयोग पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या या फिर कार्यशील जनसंख्या? तो जनसंख्या घनत्व जब हमारा निकाला जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या के हिसाब से हम लोग निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों का मानव जीवन पर कौन सा प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? उद्योगों का विकास, परिवहन में सुविधा, जलवायु और कृषि पर प्रभाव या फिर जनसंख्या वृद्धि? पर्वतों का मानव जीवन पर कौन सा प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पर्वतों का सबसे ज़्यादा जो हमारे जीवन पर प्रभाव है वो है जलवायु और कृषि पर प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है?
क्या अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है या फिर प्रशांत है? तो आपको क्वेश्चन याद भी होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक क्यों होती है? अधिक वायुदाब के कारण, अधिक ताप और संवहन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या फिर चुंबकीय प्रभाव के कारण? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर अधिक इसलिए होती है क्योंकि अधिक ताप और संवहन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के लिए उत्तरदायी है? जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, स्थलाकृति। तो हमें पता है कि दुनिया में इस समय सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 के अनुसार कृषि मानव की कौन सी गतिविधि का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? कृषि के बारे में बात की गई है। तो कृषि जो आती है आपकी वो आती है प्राथमिक के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्षा कराते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? तो आपका यही बिल्कुल सही है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्रदान होती है, इसीलिए इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी में नमी काफ़ी दिनों तक रहती है, इसीलिए इसको कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? आंतरिक यानी कि अंदर की संरचना का अध्ययन की बात की जा रही है, अंदर की बात। बाहर तो हम लोग रहते हैं, अंदर की बात की यहाँ पर हो रही है। तो ज्वालामुखी लावा, चट्टानों के रंग, भूकंपीय तरंगे या फिर पर्वतों की ऊंचाई? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से किस आधार पर हम लोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? प्रवासन, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म, मृत्यु और प्रवासन तीनों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवासन तीनों ही प्रमुख घटक हैं इनमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी संसाधन मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक संसाधन असीमित होते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण अनावश्यक है? इनमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 6 के अनुसार द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप की परिभाषा अगर आपको याद है तो आंसर कर ले जाएंगे, चारों ओर स्थल से घिरा भाग, चारों ओर जल से घिरा भाग, ऊंचा स्थल भाग, समतल भूमि। द्वीप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम कहते हैं चारों ओर जो जल से घिरा भाग होता है उसको कहते हैं द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा, सीटेट के दृष्टिकोण से भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तथ्यों को रटवाना, मानचित्र याद कराना, पर्यावरणीय समझ और स्थानिक चिंतन विकसित करना? तो इसका यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उम्मीद है आपके 28 से 29 क्वेश्चन सही सही हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, बहुत आसान भी नहीं थे, और आपका एग्जाम 20 से 25 दिन के बाद होने वाला है। तो उस आधार पर आपके क्वेश्चन अब सही होने चाहिए थे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको नोट्स की ज़रूरत है, आप लोग नोट्स बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे जाइएगा और वहाँ पर आपको 300 रुपये में सारे दोनों सब्जेक्ट, यानी कि दोनों ही पेपर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 25 दिन में आपकी तैयारी अभी भी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के धन्यवाद, बाय बाय।